हेलो प्यारे बच्चों, आज और एक शानदार वीडियो अपन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में गनाप से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं सबको अपन डिस्कस करने वाले हैं। यानी आप ये समझो कि गनाप की A to Z जानकारी सारी मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी समझाऊंगा। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो गनाप से संबंधित सूत्र और कॉन्सेप्ट से संबंधित आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जितने भी फॉर्मूले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबको आपको क्या करना है, एक पेज पे नोट कर लेना है और उनको आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। इन्हीं सारे क्वेश्चन से गनाप के सारे क्वेश्चन आप हल कर लोगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप हल नहीं कर सकते। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। गनाप का पूरा बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर, और ऐसी मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको फॉर्मूलों का पूरा बेसिक मिलने वाला आपको। तो आज हम इस वीडियो में गनाप से संबंधित सारी जानकारी लेते हैं। देखो, गनाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आकृति बना रखी है। ये जो आकृति है वो गनाप की है, तो इसके बारे में अपन जानते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आयताकार सतह कितनी होती है, 6 होती हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि गनाप के अंदर जब आप ये आकृति बना रहे हो तो उसके अंदर कितनी सतह है, 6 सतह है। सबसे पहले मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ कौन कौन सी 6 सतह है। देखो, 4 तो साइड वाली सतह हो जाएंगी। एक तो ये रहा 1, एक इसके सामने 2, एक ये फ्रंट में आ जाएगा 3, एक ये बैक में आ जाएगा 4, एक ये टॉप आ जाएगा 5 और एक ये बॉटम आ जाएगा 6। यानी टोटल ऐसी कितनी सतह है, इसके अंदर 6 सतह हैं। लेकिन ध्यान रखो कि प्रत्येक जो सतह है वो कैसी है, आयताकार है। अगर आप इस टॉप की बात करोगे तो ये कैसा होगा, आयताकार होगा। यदि आप इस बॉटम की बात करोगे तो ये सतह भी कैसा होगा, आयताकार होगा। अगर आप इस साइड वाली सतह की बात करोगे तो ये भी आयताकार होगी। यानी प्रत्येक सतह कैसे होगी, आयताकार होगी। क्या आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया? ठीक है, आगे आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस आकृति के अंदर कोने कितने होते हैं। कोनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। तो इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से काउंट करके बता रहा हूँ। देखो, जहां जहां मैंने पॉइंट लगा रखे हैं, A B C D E F G और H, ये सारे क्या हैं, वर्टिसेस हैं। कितने टोटल, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपसे पूछा जाए कि घनाभ के अंदर कितने कोने होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा, 8 होते हैं। सेकंड चीज, इसमें फलक कितने होते हैं, अभी मैंने बता दिया। जो आयताकार सतह होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। तो इनको हम फेसेस भी कहते हैं। तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। 4 साइड में, एक टॉप और एक बॉटम। कितने हो गए टोटल, 6 फेस हो गए। अब किनारे की बात करें, एजेस कितनी होती हैं, 12 होती हैं। आप देखो, आराम से समझना। एक किनारा ये रहा ए बी, ये एक किनारे, यानी दो कोनों को मिलाने के लिए आपने जो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, इसको हम किनारा कहते हैं। जैसे पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी है, तो इन दोनों को मैंने मिलाया, तो इस लाइन से मिलाया, इसको हम क्या कहते हैं, एज, किनारा कहते हैं। तो टोटल अगर तुम इस आकृति की बात करोगे घनाभ की, तो इसमें कितने किनारे हैं, 12 किनारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। समझ में आ गया सबको? अब देखो, जो वर्टिसेस, फेसेस और एजेस होती है, उनके बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सभी को याद होना चाहिए कि अगर आप घनाभ की बात करेंगे तो उसमें जितने फेस होते हैं, अगर उसमें वर्टिसेस जोड़ दोगे, यानी फेस प्लस वर्टिसेस इक्वल टू होता है ई का मतलब एज प्लस 2। यानी एज किनारों में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो उनका योग मिलेगा आपको नंबर ऑफ फेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस के योग के बराबर मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये किसके बीच का रिलेशन है, इन तीनों के बीच का रिलेशन है। तो आई होप सभी को इतना समझ में आ गया। तो चलो अब इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे अपन A to Z तक कंप्लीट समझते हैं। सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालेंगे, जिसको कहा जाता है लेटरल सरफेस एरिया। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमें सबसे पहले ये जानो कि इस आकृति के अंदर लेंथ कौन कौन सा होता है। देखो, ये लेंथ होता है, ये जो किनारा इसको लेंथ बोलेंगे। तो ये भी क्या होता है, लेंथ। ये किनारा भी क्या होगा, लेंथ होगा। और ये किनारा भी क्या होगा, लेंथ होगा। अब ये जो साइड होगी, ये जो किनारा होगा, इसको ब्रेथ बोलेंगे। ये भी क्या होगा, ब्रेथ। इसको भी अपन ब्रेथ चौड़ाई बोलेंगे। और ये भी क्या होगा, ब्रेथ होगा। अब देखो, ये क्या होगा, हाइट, h, ये भी हाइट आ जाएगी।
ये किनारा भी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी किसको बताएगा, हाइट को बताएगा। तो आप ध्यान से समझो कि अगर हम चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें तो साइड साइड वाले जितने भी सरफेस हैं, सतह हैं, उन सब का क्षेत्रफल का हमें योग करना है, तभी तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिलेगा। तो ध्यान से समझो, देखो मेरे पास ये सरफेस है, साइड वाला एक सरफेस है, इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इसके सामने की जो सतह होगी उसका भी उतना ही एरिया होगा। आप जिस रूम में बैठे हो आप उस रूम को देखो, जो अपोजिट साइड से इसके सामने ये साइड, उन दोनों का एरिया क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर आप टॉप की बात करोगे तो उसका एरिया बॉटम के बराबर होगा, अगर आप फ्रंट की बात करोगे तो उसका एरिया बैक के बराबर होगा। ओके, अब आप ये मैंने आपको बताया कि प्रत्येक फलक कैसा होता है, आयताकार होता है, और आयत का क्षेत्रफल निकालना तुम बहुत अच्छे से जानती हो। जैसे समझो अगर मुझे इस सतह का एरिया निकालना है तो इसमें मुझे दो भुजा दिख रही है, ये तो बी दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है। तो इसका मैं एरिया कैसे निकालूंगा, बी इंटू एच। इसका एरिया मुझे कैसे मिलेगा, बी इंटू एच से मिल जाएगा। तो इतना ही एरिया सामने वाले का होगा। देख लो ये भुजा कितना बी, ये भुजा कितना एच, तो इसका एरिया मुझे कितना मिलेगा, बी इंटू एच मिलेगा। ओके, अब मैं फ्रंट की बात करूंगा, सामने की बात करूंगा, फिर बैक की बात करूंगा। तो जितना एरिया सामने उतना ही एरिया पीछे होगा। तो आप देखो कि ये कितना है, एल है, और ये कितना एच है। तो इस सामने वाली भुजा का एरिया मुझे क्या मिल जाएगा, एल इंटू एच मिल जाएगा। ये एरिया मिलेगा मेरे को सामने वाली भुजा का, और इतना ही एरिया मिलेगा हमें पिछले वाली सतह का। तो इन चारों का मैं योग कर दूंगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 इंटू एच, एच में कॉमन लिया हूं यहाँ से, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एल प्लस बी आ जाएगा। ये सूत्र बनता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का। आ गया सबको समझ में। अब अपन निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस घनाभ का कैसे निकालेंगे। देखो इसमें कितनी सतह होती है, 6 सतह होती हैं। अगर हम इन सभी सतह के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अभी मैंने क्या कहा कि दो दो सतह का एरिया समान होता है, इसलिए क्या किया मैंने, दो गुना में लगाया। यानी अगर मैं इस सरफेस की बात करूंगा तो इसका एरिया इसके इक्वल होगा, तो मैं 2 इंटू बी इंटू एच करूंगा, क्योंकि इसका एरिया बी इंटू एच है, इसका भी बी इंटू एच होगा, तो मुझे उसको 2 से गुना करना होगा। मैंने बताया कि इस सामने वाली सतह का एरिया एल इंटू एच होगा, तो इसके पीछे वाली सतह का एरिया भी कितना होगा, एल इंटू एच होगा। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू एल इंटू एच करना पड़ेगा। ओके, अब मैं टॉप की बात करूंगा तो टॉप में देखो ये एल है और ये बी है, तो इसके एरिया की बात करूंगा तो एल इंटू बी आएगा। इतना ही एरिया क्या इस बॉटम का आएगा, एल इंटू बी, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 2 इंटू एल इंटू बी करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे दो कॉमन लिया और ब्रैकेट में क्या आ गया, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये फॉर्मूला देगा हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, आगे इतना समझ में। अब 3 नंबर सूत्र देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ यानी इसका आयतन कैसे निकालेंगे, इसकी क्षमता कैसे निकालेंगे कि इस घनाभ के अंदर अपन कितना स्टोर कर सकते हैं, वो बताता है आयतन को। इसके अंदर अंदर आप कितना स्टोर कर सकते हो वो आयतन को बताता है। तो आयतन निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यानी जो 3 बीमाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उन तीनों को गुना कर दोगे तो आपको घनाभ का आयतन पता चल जाएगा। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले तो हर किसी को पता होती है और आराम से आप याद भी कर लेते हैं। अब 4 नंबर का फॉर्मूला समझो जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या दे रखा है, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। इसके अंदर हमारे पास एक विकर्ण होता है, वो विकर्ण का मान आप कैसे निकालेंगे, घनाभ के विकर्ण का मान कैसे निकालेंगे। आपको कई बार इस पे क्वेश्चन आता है कि आप मुझे बताओ कि इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी होती है और आपसे पूछा जाता है कि इस घनाभ के अंदर आप सबसे लंबी छड़ रख सकते हो तो उस छड़ की लंबाई क्या होगी, रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो उस छड़ की लंबाई निकालने के लिए आपको उस घनाभ का डायगोनल विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब आपको पता अगर उसमें रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई निकालना है तो आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट देके रखेगा, आप उनका स्क्वायर करके जोड़ दोगे, उसका रूट निकालोगे तो आपको उस घनाभ के विकर्ण की क्या मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 4 नंबर फॉर्मूला आप याद रखना। फिर बता रहा हूं आपको 4 नंबर फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है। अब लास्ट फॉर्मूला देखो, पेरीमीटर ऑफ द क्यूबॉइड। कई बार हमें इस पे भी क्वेश्चन पूछा है कि घनाभ का परिमाप कैसे निकाले। सिंपल है, देखो जब तुम इस आकृति को देखोगे तो इसमें आप नोटिस करो कि मैंने कितने लंबाई वाली भुजाएं बताई है। देखो कितने किनारे बताए लंबाई के, एक तो ये बताया मैंने जिसको एल का है, एक ये बताया एल, एक ये बताया एल और एक ये बताया एल। यानी अगर इस पूरी आकृति की बात करूं तो इसमें लंबाई के कितने किनारे, 4 किनारे।
और आपको पता है परिमाप कैसे निकाला जाता है कि इसके जितने भी किनारे हैं, जैसे इसमें देखा था हमने 12 किनारे, अगर इन्हें सभी 12 किनारों की लंबाई को जोड़ दोगे तो हमें इसका क्या पता चल जाएगा, परिमाप पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, 4 मेरे पास लंबाई थी तो मैंने 4L लिख दिया। फिर प्लस चौड़ाई देखो तो सेम चौड़ाई भी 4 होंगी, 1 2 3 एंड 4। तो 4 किनारे किसके हैं, चौड़ाई के, तो इसलिए मैंने प्लस में क्या कर दिया, 4 भी कर दिया, 4 भी लिख दिया। फिर हमारे पास ऊंचाई के किनारे देखो, तो ऊंचाई के किनारे कितने, 1 2 3 एंड 4। तो ऊंचाई के किनारे 4 है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4H लिख दिया। और अगर इन सबको अपन जोड़ देंगे तो हमें इस घनाभ का परिमाप मिल जाएगा। तो आई होप सभी को इतने फॉर्मूले समझ में आ गए। अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो हमने जहाँ जहाँ एरिया की बात की है, क्षेत्रफल की बात की है, उसका इकाई, और देखो काफी सारे स्टूडेंट को इसमें भी कंफ्यूजन होता है। जो इकाई लिखी जाती है एरिया की, क्षेत्रफल की, वो वर्ग इकाई लिखी जाती है। अब देखो इकाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ वर्ग लगेगा, ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर आपको दे रखा है तो स्क्वायर आ जाएगा, यानी वर्ग आ जाएगा। अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी का स्क्वायर अपन लिख देंगे। अगर आपको मीटर दे रखा तो वर्ग मीटर आ जाएगा, यानी इकाई की जगह जो इकाई दे रखी वो आ जाएगी। लेकिन क्षेत्रफल का मतलब हमेशा उस पर वर्ग लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा, वर्ग लगेगा। आयतन को भी देखो, आयतन में घन इकाई होता है, जो भी इकाई दे रखी है उसकी घात कितनी कर देंगे, 3 कर देंगे। दे रखा है तो की घात 3 आ जाएगी। सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर की घात 3 आ जाएगी। मीटर दे रखा है तो मीटर की घात 3 आ जाएगी। यानी आयतन जो होता है हमेशा घन इकाई में होता है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है। ऐसा इस घनाभ के लिए नहीं होता, कैसे भी आकृति हो, अगर आप उसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हो तो वहां वर्ग इकाई आप यूनिट लिखेंगे। आयतन की बात कर रहे हो तो घन इकाई लिखेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आ गया। घनाभ से संबंधित जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे सारे मैंने आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे इन सारे फॉर्मूलों को एक पेज पे लिखना और फिर उनको अच्छे से बार बार रिवाइज करके उनको क्या कर लेना, याद कर लेना। क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले घनाभ से बनते हैं, वो सारे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।